वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं लेसन नंबर 28 पैरासोमनिया। पैरासोमनिया की टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पैरासोमनिया क्या होता है। कि जब रात को बंदा सो रहा होता है वो सही से सो नहीं पाता, मतलब कि नींद में चलना होता है उसको, रात को स्लीप टेरर्स आते हैं, या सोते सोते जैसे बातें करता है या चलता है ना, बड़े भयानक किस्म के डरावने किस्म के उनको जो है ना ड्रीम्स आते हैं। अपने टांगों को इधर उधर मारते रहते हैं, ख्वाब में बड़े वॉयलेंट से हो जाते हैं, हाथ पाँव चलाते हैं बड़े वॉयलेंट तरीके से। पैरासोमनिया की ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ये इधर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन जो कि नेट से निकाली थी वो भी है। और आगे इसका डायग्नोस करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। डायग्नोस कैसे किया जाता है कि इंसान जो होता है वो उठा हुआ नहीं होता, लेकिन वो फिर भी ऐसी चल रहा होता है, खा रहा होता है, सोते सोते इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। डायग्नोस करने का तरीका क्या होता है? स्लीप वॉकिंग के सोते सोते चल रहा होता है। जैसे आपने बड़े फिल्म में ड्रामों में देख रहा होता है कि बंदे जो होते हैं, कार्टून्स तक में भी जो वो कार्टून के एक्टर होते हैं वो सोते सोते चल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, घर के सारे काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह के स्लीप टेरर्स उनको हो रहे होते हैं। फिर स्लीप टेरर्स भी एक और डायग्नोस करने का तरीका है। स्लीप टेरर्स होते हैं सोते सोते उनको डर लगने लग जाता है, चीखते हैं, उनको स्वेटिंग होती है, रैपिड ब्रीथ करने लग जाते हैं बड़े तेज़ तेज़। फिर क्या होता है, उनको थोड़ी थोड़ी भूलने की भी बीमारी होती है, अमनीजिया फॉर द एपिसोड्स इज प्रेजेंट। नो और लिटिल ड्रीमी इमेजिनरी इज रिकॉल्ड। या तो उनको जो ख्वाब आ रहा होता है वो या तो थोड़ा सा उनको याद होता है या तो बिल्कुल नहीं याद होता। और ये जो फिर जो एपिसोड होते हैं ये भी पैरासोमनिया के ये डिस्ट्रेस पैदा करते हैं इनको पूरी उनकी लाइफ में जो है ना, सारी सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में जो है ना सही नहीं होते, उनको डिस्ट्रेस पैदा करते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स किसी मेडिसिन वगैरह के किसी उससे तो नहीं हो रहा, ये भी देखें डायग्नोस करते हुए। को एग्जिस्टिंग मेंटल एंड मेडिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है जो कि ये स्लीप वॉकिंग और स्लीप टेरर्स उसकी वजह से तो नहीं आ रहे। फिर हम लोग ये भी स्पेसिफाई करें कि वेदर इफ़ स्लीप वॉकिंग टाइप क्या है। स्लीप रिलेटेड ईटिंग है, क्या वो सोते सोते खा रहा है, क्या वो स्लीप रिलेटेड सेक्सुअल बिहेवियर है, या स्लीप टेरर टाइप है। फिर नाइटमेयर डिसऑर्डर क्या होता है, ये भी पैरासोमनिया की टाइप है। इसमें ये होता है कि जो इंसान होता है उसको बड़े ना क्या कहते हैं, हॉरर की होते हैं, जो कि उसको लगता है कि मेरी जो लाइफ है ना, लाइफ थ्रेटनिंग उसको ना आ रहे होते हैं नाइटमेयर्स, और उसको बड़ा डर लगता है सोते सोते। इस तरह के उसको ड्रीम्स आते हैं। रिपीटेड अकरेंस ऑफ एक्सटेंडेड एक्सट्रीमली डिसमोर्फिक एंड वेल रिमेंबर्ड ड्रीम्स, और उसको ड्रीम्स जो होते हैं ना याद होते हैं। दैट यूजली इन्वॉल्व एफर्ट्स टू अवॉइड थ्रेट्स टू सर्वाइवल, जिसमें वो क्या अपने ज़िंदा रहने के लिए एफर्ट्स कर रहा होता है। तो उसकी जो है ना दैट जनरली अकर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मेजर स्लीप एपिसोड। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेकेंड हाफ जो कि है ना उसमें ये आते हैं, क्योंकि स्लीप के भी हमारे जो जो है ना स्लीप की दो हमारे उसमें डिवाइड होती है। एक फर्स्ट हाफ होता है, सेकेंड हाफ होता है। तो एक कोई डीप स्लीप इसको कहते हैं, और जो शुरू में होती है वो थोड़ी सी लाइट होती है। ऑन अवेकनिंग फॉर द जब डिस्मोर्फिक ड्रीम से जब वो बेदार होता है, द इंडिविजुअली रैपिडली बिकम्स ओरिएंटेड एंड अलर्ट, और वो ओरिएंटेड और अलर्ट हो फील करने लगता था। मतलब कि बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से, क्योंकि उसको जानी खतरा होता है, अपनी जान का खतरा होने लग जाता है। और फिर यही जो होता है ना बार बार उसको खौफ दिलाता है, उसकी फिर ज़िंदगी में, सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशन लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उसको डिस्ट्रेस पैदा करता है। नाइटमेयर सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूट के मेडिसिन, कोई ड्रग, कोई ऐसी तो नहीं चीज़ खाना शुरू कर दी या छोड़ दी उसकी वजह से तो नहीं हो रही। कोई मेंटल या मेडिकल डिसऑर्डर्स पहले से तो नहीं पाए जा रहे उसमें। फिर ये भी स्पेसिफाई करें कि क्या ये नींद के आगाज़ में आते हैं, ऑनसेट। वी नीड टू स्पेसिफाई इट इज़ विद एसोसिएटेड नॉन स्लीप डिसऑर्डर से तो नहीं, कोई सब्सटेंस ऐसा तो नहीं खा रहे जिसकी वजह से ये हो रही है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई और स्लीप डिसऑर्डर तो नहीं है। और ये फिर देखें कि एक्यूट है, सब एक्यूट है कि परसिस्टेंट है। एक्यूट क्या होता है, एक्यूट का ड्यूरेशन कितना होता है, 1 मंथ होता है या उससे भी कम होता है। सब एक्यूट का क्या होता है, 1 महीने से ज़्यादा होता है लेकिन 6 मंथ से कम होता है। परसिस्टेंट का क्या होता है, 6 मंथ्स का जितना होता है या 6 मंथ से ज़्यादा होता है। फिर ये भी स्पेसिफाई करें कि माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है। माइल्ड में क्या होता है कि लेस देन 1 एपिसोड पर वीक होता है। मॉडरेट में एक या एक से ज़्यादा एपिसोड होते हैं एक हफ्ते में। स्वेयर में हर रोज़ जो है ना इसके हर रोज़ एपिसोड आ रहे होते हैं इसके नाइटमेयर्स के। REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें ये होता है कि हाँ, जब बंदा सो रहा होता है उसकी आइज़ तो मूव कर रही होती है, लेकिन आइज़ बंद होती हैं लेकिन वो मूव कर रही होती हैं और उसको ड्रीम्स आ रहे होते हैं।
और ये जो है लाइटेस्ट स्टेज होती है स्लीप की, जैसे ऊपर आपको बताया कि एक डीप स्लीप होती है, ये लाइटेस्ट स्टेज होती है ड्यूरिंग विच अ पर्सन मे वेक ईजिली, जिसमें इंसान जो है ना बड़े आराम से उठ सकता है, इसको कहते हैं REM स्लीप। और अब ऐसे विविड तरीके से बिहेव कर होते हैं, इतने उसको अनप्लेजेंट से ड्रीम्स आ रहे होते हैं, वोकल साउंड्स आ रही होती हैं, और वो उसका भी अपने हाथ बड़े वॉलेंट तरीके से हिलाने लग जाता है, लेग्स अपने अनप्लेजेंट से ड्रीम्स आ रहे होते हैं उसके मुताबिक वो अपने हाथ मुँह बड़े वॉलेंट तरीके से चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। फिर डायग्नोस करने का तरीका क्या है, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ अराउजल ड्यूरिंग स्लीप, के सोते सोते उठ जाता है, जो कि वोकलाइजेशन उसके बहुत चीखता चिल्लाता है, उसके साथ वो एसोसिएट हो उसकी, जब भी वो उठे इस तरह उठे, और को उसका जो मोटर बिहेवियर है हाथ पाँव चलाने का वो भी बड़ा वॉयलेंट और कॉम्प्लेक्स सा हो। The behavior arises during rapid eye movement, sleep, and therefore usually occur more than 90 minutes after sleep onset. के स्लीप का जब शुरू होता है तो 90 मिनट्स के बाद जो है ना शुरू हो जाता है ये हरकतें करना, जो कि उसको डिसऑर्डर जो उसके अंदर पाए जाते हैं। और जब वो उठता है तो वो बड़ा अलर्ट होता है, बड़ा अवेक होता है अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से। इधर ऑफ द फॉलोइंग REM स्लीप विदाउट एटोनिया और पोलोसोमनोग्राफिक रिकॉर्डिंग, जैसे हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा है, पोलीसोमनोग्राफिक रिकॉर्डिंग की जाती है, उनकी स्लीप को मॉनिटर किया जाता है उसमें डिवाइसेस के थ्रू। A history suggestive of REM sleep behavior disorder and an established sinulopathy diagnosis, ये इनकी ये हिस्ट्री हो इन चीज़ों की, पार्किंसन डिजीज़ की या मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी की डिजीज, ये इनकी हिस्ट्री हो। और बिहेवियर जो है हमारा फिर सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, और सारे जो भी लाइफ्स हैं पर्सनल लाइफ में डिस्ट्रेस पैदा करती है। फिर किसी मेडिसिन से तो नहीं मुंसलिक, कोई दवाई से तो नहीं मुंसलिक, कोई और मेंटल या मेडिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। फिर रह क्या एक और आ रहा है अब पैरासोमनिया की टाइप है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर होता है, जो कि इसमें इंसान अपनी ना उसको बड़ी अर्ज सी होती है कि अपनी लेग्स को बार बार मूव करता है, उनके उसकी लेग्स में एक अनप्लेजेंट सी फीलिंग आ रही होती है, या तो उसको ऐसा लगता है कोई क्रॉल कर रहा है उसके लेग्स पे, ऐसा उसको ऐसे डिस्क्राइब करता है कि मुझे इचिंग सी हो रही है, टिंगलिंग सी हो रही है, या क्रॉल कर रहा है कुछ उसके ऊपर ना, इसीलिए उसको बड़ा होता है कि मैं अपनी लेग्स मूव करूँ। डायग्नोस करने का तरीका क्या है कि बड़ा अर्ज सा होता है कि मैं अपनी लेग्स मूव करूँ उसको, ये सबसे पहले तो, और वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, अनप्लेजेंट सेंसेशंस अपने लेग्स में फील कर रहा होता है। फिर कैरेक्टराइज बाय द अर्ज टू मूव द लेग्स बिगिंस और वर्सन्स ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ रेस्ट और इनएक्टिविटी। जब रेस्ट कर रहा होता है या इनएक्टिव होता है, जाहिर बात है, फिर रेस्ट कर रहा हो या एक जगह पे बैठा होगा तो उसको बड़ा लेग्स मूव करने की ना अर्ज सी होगी। जब लेग्स वो मूव करता है तो उसको बड़ा फिर सुकून मिलने लग जाता है, ठीक है। फिर द अर्ज टू मूव द लेग्स इज़ वर्स इन द इवनिंग और एट नाइट, जब रात होती है शाम होती है तो उसको ज़्यादा वो अर्ज सी होने लग जाती है अपने लेग्स को मूव करने के लिए बनस्पत है कि दिन में, और अकर्स ओनली इन द इवनिंग, और या तो फिर ये सिर्फ इवनिंग में पैदा होता है या तो नाइट में होता है। ये जो है ना तीन जो बेसिक है ना ये डायग्नोस करने के तरीके हैं। क्राइटेरिया ए है, जो कि ये क्राइटेरिया ए मैंने आपको बताया है लेग्स की मूवमेंट का, वो एटलीस्ट 3 टाइम्स पर वीक जो है ना वो करे, और हैव परसिस्टेड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। फिर सिम्टम्स जो कि क्राइटेरिया ए के थे, जो कि लेग्स का मैंने मूवमेंट का बताया था कि ये फिर डिस्ट्रेस पैदा करती है किसमें, सोशल लाइफ में, बाकी सारी एकेडमिक, बिहेवियर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सारी लाइफ में जो है ना डिस्ट्रेस पैदा करती है। किसी मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं एट्रीब्यूटेड, ये भी देखिए किसी मेडिसिन का तो नहीं कोई अफेक्ट। फिर सिमिलर क्राइटेरिया फॉर नाइटमेयर, NREM, REM, स्लीप डिसऑर्डर एंड रेस्टलेस लेग डिसऑर्डर, सिमिलर क्राइटेरिया होता है इनका, ठीक है। दीज डिसऑर्डर कॉस्ट यही डिस्ट्रेस पैदा करती है, किसी और सब्सटेंस की खाने की वजह से तो नहीं होती, कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, ये चीज़ें जो है ना सेम। आगे सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड स्लीप डिसऑर्डर, ऑफिशियल डायग्नोस्टिक नेम इसका क्या है, ये इंसोम्निया का ऑफिशियल डायग्नोस्टिक नेम है। सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड स्लीप डिसऑर्डर इज द ऑफिशियल डायग्नोस्टिक नेम फॉर इंसोम्निया and other sleep problems which are caused by the use of alcohol, drugs or certain medications। ये इनकी वजह से होती है, अल्कोहल की वजह से, ड्रग्स की वजह से और मेडिकेशंस की वजह से। ये MCQs आ सकता है। डायग्नोज करने का तरीका क्या है, स्लीप में डिस्टर्बेंस होती है,
और फिर अगर एविडेंस होता है उसकी हिस्ट्री में, फिज़िकल एग्जामिनेशन में, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में उसकी स्लीप का देखते हैं। फिर जो कि क्राइटेरिया है, सिम्टम्स हैं क्राइटेरिया ए में, डेवलप ड्यूरिंग और सून आफ्टर, फ़ौरन ही पैदा हो जाते हैं या उसके दौरान हो जाते हैं जब भी उनको वो सब्सटेंस वो लें, और आफ्टर विड्रॉल या उसको छोड़ दें। द इन्वॉल्व सब्सटेंस इज़ कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सिम्टम्स इन क्राइटेरिया ए। ये क्राइटेरिया ए ये है। प्रोमिनेंट एंड स्वेयर डिस्टर्बेंस एंड स्लीप। ये बार बार ना थोड़ा घुमा घुमा के बात करता है, तो बार बार इसलिए मैं क्राइटेरिया को ना वो बार बार डिफाइन करना पसंद करती हूँ ताकि समझ आ जाए बेटर तरीके से। द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट किसी और स्लीप डिसऑर्डर से तो नहीं, ये मुंसलिक डिस्टर्बेंस ये भी देखा जाए डायग्नोज करते हुए। द सिम्टम्स प्रिसीड द ऑनसेट, जो सिम्टम्स होते हैं वो जब भी सब्सटेंस लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं उसके फ़ौरन से ना शुरू हो जाते हैं, तो जो कि सबसे जो भी सिम्टम्स होते हैं वो तकरीबन 1 मंथ के लिए जो है ना वो हों, जब भी आप डायग्नोज करें ये चेक करें। और ये भी देखें एक्यूट है, स्वेयर है, क्या है, स्वेयर इंटॉक्सिकेशन है या एक्यूट है, या कि इसको छोड़ दिया है उसको अल्कोहल वगैरह को, तो फिर तो नहीं हो रहे, और डिलीरियम के कोर्स में तो नहीं हो रही है। और फिर ये भी देखते हैं कि ये हमारे डिस्ट्रेस पैदा करती है सोशल ऑक्यूपेशनल पर्सनल लाइफ ईडीसी वगैरह सब में। फिर एटियोलॉजी ऑफ स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, आई मीन की एटियोलॉजी ये कहाँ से पैदा हुए। फिजिकल डिस्टर्बेंस हो सकती हैं, किसी को कोई पेन हो सकता है, कोई भी और तरीके हो सकते हैं जो कि स्लीप वेक डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं, लेके जाता है बंदे को। अगर कोई बंदा रात को अंदर उसके सर में दर्द हो रहा है या कहीं पेट में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो नहीं सो पाता, इसकी वजह से ये फिजिकल डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसको ये भी चेक करें। एस्थमा तो नहीं है जो कि स्लीप डिस्टर्बेंस पैदा करता है। कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है, डिप्रेशन या एनजाइटी वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पा रहा। और उसका जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है वो बड़ा काउंट करता है कि वो बड़ा कि वो उसके इर्द गिर्द साउंड्स तो नहीं है, कोई टीवी तो नहीं चला रहा बड़ी ज़ोर ज़ोर से, इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो रही। और अल्कोहल यूज़ और अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर। और रिसर्च में ये भी पता चला है कि जेनेटिक भी हमारे जो जेनेटिक बेसिस फॉर स्लीप इश्यूज लाइक नार्कोलेप्सी। कुछ लोगों का जो नाइट शिफ्ट होता है जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो होती हैं वो डिस्टर्ब हुई होती हैं जिसकी वजह से वो रात को नहीं सो पाते, तो ये भी देखते हैं। या फॉर एग्जांपल उनका शेड्यूल जो होता है ना दिन का चेंज हुआ था, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डिफरेंट मेडिकेशन जो होती हैं वो हमारी स्लीप के साथ जो है ना इंटरफेयर कर सकती हैं। कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जिसकी वजह से हम नहीं सो पाते। जब बंदा बूढ़ा होने लग जाता है, एजिंग होती है बंदे की, तो जो स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं जैसे जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है। About half of all the adults over the age of 65 have some sort of sleep disorder. ये एज एन MCQ आ सकता है कि कौन सी एज है जिसमें स्लीप डिसऑर्डर आ सकते हैं जो कि above the age of 65. But it is unclear if it's a usual part of aging or the results of medicines older persons may be using for other फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन ज़ाहिर बात है जब इंसान बूढ़ा होता है उसको बीमारी हो जाती है तो मेडिसिन इसको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो ये अनक्लियर है, क्लियर नहीं है कि क्या ये एजिंग की वजह से होता है या ये मेडिकेशंस की वजह से होता है। तो जी ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।